हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एग्रीमेंट और एलएलपी एग्रीमेंट के कंटेंट्स। शुरुआत करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट की डेफिनेशन से। एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एज पर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एग्रीमेंट मीन्स एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर which determines the mutual right and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. LLP agreement एक written agreement होता है between the partners of the LLP और between the LLP and its partners, जो partners की mutual right और duties और उस LLP के relation में उनके rights और duties को तय करता है। सेक्शन 23 कहता है कि LLP के partners के mutual rights और duties और LLP और उसके partners के mutual rights LLP agreement से तय होंगे। शेड्यूल 1 के बारे में थोड़ा सा हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल 1 deals with provisions regarding matters relating to mutual rights and duties of the partners and LLP and its partners applicable in the absence of any agreement on such matters. शेड्यूल 1 में पार्टनर और LLP और उसके पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। If no agreement is framed, the rights and duties as prescribed under Schedule 1 to LLP Act 2008 shall be applicable. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है तो एलएलपी एक्ट 2008 के शेड्यूल 1 में बताए गए राइट्स और ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगे, पर ये तभी एप्लीकेबल है अगर कोई एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना और इफ द एलएलपी एग्रीमेंट इज साइलेंट। एलएलपी एग्रीमेंट को इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर फॉर्म 3 में आरओसी को फाइल करना जरूरी है। दिस मीन्स एलएलपी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है और ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट का काम करता है। टू सर्टेन एक्सटेंट ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी के केस में एप्लीकेबल होने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह लेता है। एलएलपी एग्रीमेंट में किसी भी चेंज या ऑल्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन भी आरओसी को देनी होती है। एलएलपी एग्रीमेंट के बेसिस पर ही कोई पर्सन पार्टनर बनता है। पर्सन बिकम्स अ पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर रेलेवेंट स्टैम्प एक्ट ऑफ द स्टेट। स्टैम्प एक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट का एक अलग स्टैम्प एक्ट है, तो एलएलपी एग्रीमेंट पर स्टेट के रेलेवेंट स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए। एलएलपी की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड एलएलपी एग्रीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैंने जो लास्ट एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था वो 25 पेजेस का था। वैसे अगर देखा जाए तो इट्स लाइक पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स मिलते जुलते हैं। एलएलपी एग्रीमेंट में ये सभी क्लॉजेस होने चाहिए। फर्स्ट इज डेफिनेशन। जैसे हर एक्ट के स्टार्टिंग में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, उसी तरह जो वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं पूरे एग्रीमेंट में उन्हें डिफाइन किया जाता है। उसी तरह कोई भी एग्रीमेंट बनाते समय सबसे पहले डेफिनेशंस लिखी जाती है। एलएलपी एग्रीमेंट में भी स्टार्टिंग डेफिनेशन क्लॉज से होनी चाहिए। सेकेंड इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, एज, दिन, ये सब लिखना होगा। थर्ड इज नेम ऑफ एलएलपी। एग्रीमेंट में एलएलपी का नाम लिखना होगा एंड यस, और अगर कभी फ्यूचर में नाम चेंज करना हो तो उसका प्रोसीजर भी लिखना। लास्ट वीडियो में हमने रिजर्वेशन ऑफ नेम अंडर सेक्शन 16 डिस्कस किया था। एग्जिस्टिंग एलएलपी का अगर नाम चेंज करना है तो वो प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट देन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। तो प्रोसीजर अभी डिटेल में इंक्लूड कर लो। It's similar to name clause in memorandum of association in case of company. Fourth is registered office of LLP. LLP agreement में LLP का registered office का address लिखना होगा। According to section 13, every LLP shall have a registered office to which all communications and notices may be addressed and where they shall be received. हर LLP का एक registered office होगा जहां सभी communications और notices भेजे जा सकेंगे और जहां उन्हें receive किया जाएगा। All official notices and communications are sent to this address. ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर कभी फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो उसका प्रोसीजर भी लिखना। इट इज सिमिलर टू रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी। फिफ्थ इज बिजनेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी बिजनेस क्या करेगी ये भी लिखना। इट इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी। सिक्स्थ इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ये भी लिखना होगा आपको। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहे तो क्या कर सकता है और क्या प्रोसीजर होगा।
It is similar to capital clause in memorandum of association in case of company. Seventh point is profit sharing ratio. पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? हो सकता है पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि जिस रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट भी शेयर करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट भी हो सकती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो से. एट्थ पॉइंट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. इसके बारे में भी लिखना होगा. कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये लिखना होगा. नाइन्थ इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. इसके बारे में भी अच्छे से लिखना. जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी को मैनेज करते हैं. तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज डिटेल में एक्सप्लेन करना. देन टेंथ इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अगर किसी पार्टनर को ऐड करना है उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये लिखना होगा. आप कंडीशन लगा सकते हो कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा. नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर रेजिग्नेशन दे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये लिखना होगा. अगर पार्टनर रिटायर होना चाहे तो वो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर. डेथ ऑफ पार्टनर. अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके शेयर का क्या होगा. लीगल एयर्स को मिलेगा या लीगल एयर्स को एलएलपी में एज पार्टनर ऐड कर लोगे, ये लिखना होगा. रिमूवल ऑफ पार्टनर और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर. किसी पार्टनर को रिमूव करना हो तो क्या प्रोसीजर अपनाना होगा. होता है ना, कुछ लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, काम शुरू तो कर लिया लेकिन अब साथ नहीं चल सकते, पार्टनर प्रॉब्लम क्रिएटर है, ऐसा तो हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स. क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना चाहते हो? अगर हाँ तो किसको और कितना, अगर नहीं तो ये भी साफ साफ लिखना. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन. पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, और अगर लोन दिया है एलएलपी को तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक अकाउंट्स, अथॉरिटी टू ओपन एंड ऑपरेट. जैसे कंपनी के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं कि बैंक अकाउंट में इनके सिग्नेचर्स चलेंगे, वैसे ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का मैंडेट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करने होते हैं. Then next point is financial year. Generally 1st April to 31st March होता है. Then next point is meetings of designated partners and meeting of all partners. बिजनेस रन करने के लिए मीटिंग्स बहुत जरूरी है. डिस्कशन कैसे करोगे. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कितनी मीटिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना. सभी पार्टनर्स की कितनी मीटिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना. देखो कंपनीज एक्ट 2013 में आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ मैटर्स में बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, कुछ में शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता है. इट्स जस्ट लाइक दैट. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीटिंग बोर्ड मीटिंग की तरह ही है और पार्टनर्स मीटिंग इज लाइक शेयर होल्डर्स मीटिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेमनिटी. पार्टनर अगर कोई फ्रॉड करता है और एलएलपी के बिजनेस को कोई लॉस हुआ तो पार्टनर लॉस की भरपाई करेगा. पार्टनर एलएलपी को इंडेमनीफाई करेगा अगर उसने फ्रॉड किया या कोई गलती करी तो. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अगर पार्टनर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाए या पार्टनर्स और एलएलपी के बीच कुछ डिस्प्यूट हो जाए, हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व इट. इंस्टेड ऑफ कोर्ट दे कैन ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आर्बिट्रेशन. वेन्यू लैंग्वेज के बारे में भी लिखना. ड्यूरेशन और टर्म ऑफ एलएलपी. क्या एलएलपी किसी खास प्रोजेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, क्या ड्यूरेशन होगा एलएलपी का, ये क्लॉज जरूर लिखना. टाइम बाउंड है या प्रोजेक्ट बाउंड है या परपेचुअल. देन नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी. इसका भी अप्रूवल प्रोसीजर लिखना. कुछ अब ये अदर मैटर्स है. बोरोइंग्स, एलएलपी पार्टनर्स से भी बोरो कर सकती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. देन ड्राइंग्स, क्या पार्टनर ड्राइंग्स कर सकते हैं, अगर हाँ तो कितना, और अगर ना तो क्लियरली मेंशन करना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल ब्रांड नेम्स, लोगोज, ट्रेडमार्क एटसेट्रा वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, किसको बिलोंग करेंगे. तो ये था आज का वीडियो. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.